हेलो एवरीवन, वेलकम टू पथ सिविल सर्विसेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट 15 थ्री मार्कर्स को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है? देखिए, जो क्षोभ मंडल होता है, जो क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है, इसी के निकट चलने वाली ये अत्यधिक तीव्र गति की क्या होती हैं? क्षितिज पवनें होती हैं। यानी कि जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा होती है और जो समताप मंडल का जो निचला क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की जो पवनें होंगी ना, उन्हीं को बोलेंगे जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम। इनकी उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है तापमान में अंतर और उससे उत्पन्न वायु दाब प्रवणता। यानी कि इसका कारण क्या है? वायु दाब प्रवणता है। इनकी दिशा की बात करते हैं तो इनकी दिशा जो रहती है वो रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हुआ? और ये जेट प्रवाहें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम और उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम। ऊपर की जो दोनों प्रकार हैं वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम और उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम वृहद स्तर पर भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट स्ट्रीम तो भारतीय मानसून को एक लाने के कारणों में से प्रमुख होता है। इस तरीके से जेट स्ट्रीम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इन 3 राज्यों ने मिलकर शुरू की है। क्लियर हुआ? और कोंकण रेलवे की इस परियोजना का जो लाभ है वो केरल को भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से कहाँ तक है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से स्टार्ट होती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के रोहा से, और ये मंगलोर तक जाती है। क्लियर हुआ? यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इन तीनों ही राज्यों में ये परियोजना है। क्लियर हुआ? और ये लगभग 760 किलोमीटर में इस परियोजना का विस्तार है। और एक रत्नागिरी के पास में एक कारबुडे है। क्या है? एक कारबुडे। एक इस कारबुडे के पास में मतलब इस कारबुडे के पास में 6.5 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग बनाई गई है। यानी कि सुरंग से भी ये कोंकण रेलवे की ट्रेनें गुजरती हैं। और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की ये परियोजना है, यद्यपि इसका जो लाभ है वो केरल स्टेट को भी क्या है? मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कपासी वर्षी मेघ। ठीक है, तो कपासी वर्षी मेघ एक बहुत ही गहरे काले रंग के और लंबवत दीवार की भांति इनका विकास होता है। यानी कि अगर इनको बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये अत्यधिक गहरे काले रंग के होते हैं और इनका विकास जो होता है वो लंबवत या स्तंभ की तरह इनका विकास होता है। और जो ये मेघ होते हैं इनसे अत्यधिक बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ओलावृष्टि भी होती है, तड़ी झंझा भी होती है, इत्यादि क्रियाएं इससे उत्पन्न होती है। और कृत्रिम वर्षा जो होता है, यानी कि कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो इस कृत्रिम वर्षा में भी यही बादल जो होते हैं कपासी वर्षी मेघ होते हैं जो बनाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होते हैं, तो इसमें जो शीत वाताग्र होते हैं, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों का विकास उष्ण और शीत वाताग्रों के मिलने से होता है, तो उसमें जो शीत वाताग्र होते हैं, उस शीत वाताग्र के सहारे भी ना, उस शीत वाताग्र के जो सहारे भी इन्हीं कपासी वर्षी मेघों का क्या होता है के द्वारा ही वर्षा की जाती है। नेक्स्ट है नदी विसर्प। नदी विसर्प किसको कहते हैं? तो जब नदियां अपने मुहाने के पास पहुंचती हैं और वहां पे क्या होती है, ढाल अगर तीव्र ना हो तो वो अपने अवसादों को दूर दूर तक क्या होती है? फैलाने लगती है। और जो नदी की जो दिशा होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि नदी दाएं बाएं घूमती हुई विचरण करती है। समझ में आ गया? तो बाढ़ व डेल्टाई मैदानी क्षेत्रों में नदी की जो धारा है वो इस आकार में दाएं बाएं घूमने से निर्मित संरचना जो होगी उसी को बोलेंगे नदी विसर्प। और इसका जो कारण है वो क्या है? अवसादी बोझ है। और अगर जब ये नदी विसर्प इस तरीके से सीधा गमन करने लगेगा तो ये छुटा हुआ जो अवशिष्ट जलीय भाग है इसको बोलेंगे गोखुर झील, इसको बोलेंगे छाड़न झील। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? कि जो उष्णकटिबंधीय महासागर होते हैं। मैंने वर्ड यूज करा है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सागर। क्यों यूज किया है? क्योंकि जो प्रवालों का या प्रवाली जीवों का या मूंगा के जो जीव होते हैं इनका जो विकास होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है, जहाँ पर प्रॉपर सूर्य का प्रकाश मिलता है। क्लियर हुआ? तो वहाँ पर इनका विकास होगा, किनका? प्रवालों का। तो अब बात करते हैं कि जो महाद्वीपीय मग्न तट होगा उसी पर मृत मूंगा का जब जमाव होगा, यानी कि
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जब जमाव होगा तो उसी से जो संरचना निर्मित होगी ना, उसी से जो द्वीप निर्मित होंगे उन्हीं को बोलते हैं प्रवाल द्वीप। क्लियर हुआ। और भारत में जो लक्षद्वीप है, मालदीव है, ये जो दोनों है ना, ये प्रवाल द्वीप का ही क्या है, उदाहरण है। अब जो प्रवाल होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो प्रवाल भित्तियां होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो तट के सहारे निर्मित होंगी उसे बोलेंगे तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है। और जो तट से दूर निर्मित होगी उसको बोलेंगे अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप के पास में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। और जो तीसरी प्रवाल भित्ति होगी वो होगी एटाल, यानी कि द्वीप जिसपे प्रवाल जो द्वीप बनता है ना, वो उस टाइप की, वो घोड़े के नाल की तरह होंगी। क्लियर हुआ, जिसको एटाल कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्कल का तटीय मैदान। देखो उत्कल का जो तटीय मैदान है ना, ये भारत का जो राज्य है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उड़ीसा। तो इस उड़ीसा का जो तट होता है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी पे जो उड़ीसा का जो तट होता है उसी को बोलते हैं उत्कल का तटीय मैदान। क्लियर हुआ। और इसका जो विस्तार है वो है स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक के बीच का डेल्टाई क्षेत्र। क्लियर। और ये खादर जलोढ़ मिट्टी में भी खादर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, इसलिए ये चावल उत्पादन के लिए फेमस है। और यहीं पर उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, या भारत की सबसे बड़ी क्या है, झील है। इस प्रकार से ये उत्कल का तटीय मैदान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा लेगून। देखो लेगून क्या होता है। मान लिया जाए ये है हमारा इंडिया, ठीक है। और ये है समुद्र क्षेत्र, ठीक है, ये है जलीय क्षेत्र। तो लेगून का विकास कहाँ होगा, ये समुद्र जलीय क्षेत्र अगर किसी कारण से या किसी द्वीप से या किसी अन्य चट्टानी संरचना से इस सागर के जो मुख्य जलीय क्षेत्र है इससे कट जाए तो ये जो बीच का क्षेत्र होगा ना, यहीं पर लेगून का विकास होगा। अब देखो, अब इसको समझिए। तो समुद्र का वह भाग जहाँ पर बालू या कोई चट्टान या कोई प्रवाली भित्ति के कारण वो मुख्य जल से जो जल है वो कट जाए, यानी कि समुद्र का जो जलीय भाग है वो कट जाए, तो उससे जो झील का विकास होगा उसी को बोलते हैं लेगून झील। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील की बात करते हैं तो वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। देन है हमारी पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है, इसका जो 80% क्षेत्र आता है वो आता है आंध्र प्रदेश में, और 20% जो आता है वो तमिलनाडु में आता है। और वेम्बनाड व अष्टमुखी झील ये दोनों ही केरल में है, यानी कि जो भारत का जो अरब सागर है, जो केरल का जो तट है, पश्चिमी तट है भारत का, वहाँ पर ये वेम्बनाड और अष्टमुखी झीलें हैं। और जो लेगून झीलें होती है इन्हीं को एक और नाम से बोला जाता है, अनूप लेक या अनूप झील के नाम से भी इन लेगून झीलों को बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा माजुली द्वीप, वेरी वेरी IMP। 2016 में इसको असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। क्लियर हुआ, 35वां जिला घोषित किया गया है। देखो माजुली द्वीप यानी कि द्वीप क्या होते हैं, नदी द्वीप है ये, याद रखना, एक नदी के बीच में निर्मित द्वीप है। क्लियर हुआ। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है उसमें असम में निर्मित होता है, और इसको भारत का पहला द्वीपीय जिला होने का गौरव प्राप्त है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। क्लियर। बस नदी द्वीप में इतना ही लिखेंगे, फुल मार्किंग होगी। काष्ठ मैदान। काष्ठ मैदानों का विकास वहां पर होता है जहां पर चूना से निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर हुआ। चूना या डोलोमाइट से संबंधित चट्टानें जो होंगी ना, वहीं पर इन काष्ठ मैदानों का क्या होगा, विकास होगा। जब जो रिवर होगी इस क्षेत्र से जब प्रभावित होगी तो यहाँ की जो चट्टानें होंगी, इस क्षेत्र की जो चट्टानें होंगी, उन चट्टानों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपर्दन होगा। अपर्दन होने के बाद इनमें घुलनशीलता भी होगी, तो इसके परिणाम स्वरूप एक समतल मैदान का क्या होगा, निर्माण होगा। उस समतल मैदान से जो निर्माण होगा, जो जलीय प्रकृति के कारण जो घुलनशीलता हुई है इन चट्टानों की, इन चूना युक्त सेलों की, तो जो मैदान होगा उसी को बोलते हैं काष्ठ मैदान। ठीक है। भारत में जो चित्रकूट है, चित्रकूट कहाँ है, सतना में भी है और यूपी की बॉर्डर पे भी है। तो उस चित्रकूट और जो अल्मोड़ा है और जो यूगोस्लाविया एक कंट्री है उसका जो काष्ठ प्रदेश है
उसी इसी के एक बेहतर उदाहरण है ये। कौन कौन सा? चित्रकूट, अल्मोड़ा और यूगोस्लाविया। दैट्स कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा पीओके, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और ये रहा भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी जो क्षेत्र है पीओके, जो कि 1947 से भारत का क्षेत्र था, लेकिन 1947 में होता क्या है कि जब भारत की रियासतों को ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो स्वतंत्र भी रह सकती है, तो एक कश्मीर की रियासत कहती है कि हमें भी स्वतंत्र रहना है। ठीक है। तो हरि सिंह जो यहाँ के राजा होते हैं, भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब करते हैं? जब कबीलाई विद्रोह यहाँ पर कर दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये पाकिस्तान भारत का ये जो पीओके वाला क्षेत्र है या भारत से छीन लेता है। ठीक है। एक्चुअली में युद्ध विराम हो जाता है, तो जो ये क्षेत्र इनके पास युद्ध के समय रह जाता है वही पीओके नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में क्या करा था, कबीलाई विद्रोह जब हुआ था उस पर अपना अधिकार कर लिया था, तो उसी को पीओके कहते हैं। पीओके इसको इंडिया कहता है, पाकिस्तान इसको अन्य नाम से पुकारता है। वो क्या बोलता है? गिलगित बाल्टिस्तान या आज़ाद कश्मीर। और इसको ये दो क्षेत्रों में बांट कर देखता है। जो नीचे वाला भाग है इसको ये आज़ाद कश्मीर कहता है, और जो ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलता है गिलगित बाल्टिस्तान। एक्चुअली में यहाँ ना कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इसको पाकिस्तान क्या करता है? प्रशासित करता है। और वर्तमान में यहाँ पर आए दिन विद्रोह भी होते रहते हैं। यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो क्या करती है? वो डिमांड करती है अलग कंट्री की। ठीक है। वैसे ऐसा कोई पॉसिबल होने वाला नहीं है। इस तरीके से हमारा ये पीओके कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा भांगड़ा नागल परियोजना। भांगड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज रिवर पर है और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वो होता है 1963 में, और ये एक ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम से मतलब ये है कि इसमें कंक्रीट और बालू वगैरह का प्रयोग किया गया है। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि इसे पानी का दबाव भी झेलना होता है, यानी कि यहाँ पर पानी बहुत बृहद स्तर पर इकट्ठा किया जाता है। और ये जो परियोजना है भांगड़ा नागल परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है? एक कंबाइन परियोजना है, एक कंबाइन प्रोजेक्ट है। इस तरीके से हमें भांगड़ा नागल परियोजना को लिखना है। नेक्स्ट आएगा हमारा बेरन द्वीप, अगेन वेरी आईएमपी। ये क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित द्वीप है। हम जानते हैं कि भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में इस ओर स्थित है। क्लियर हुआ? तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसी में, इस क्षेत्र में यहाँ पर रहा अरब सागर और अंडमान सागर, और इसी अंडमान सागर में ये बेरन द्वीप क्या है? स्थित है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है, ये स्थित है। और यहाँ भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके सिवा भारत में एक और ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है जिसको बोलते हैं नारकोंडम। और ये दोनों ही जो द्वीप है इनका जो निर्माण हुआ है वो विवर्तनिक प्लेट के क्या हुआ है? एक कोने पर हुआ है। यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, ये जो प्लेट है कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन, जब ये यूरेशियन प्लेट से क्या होती है? टकराती है, तो इसके जो कॉर्नर पे जिन द्वीपों का निर्माण होता है अराकान योमा पर्वतमाला के रूप में, तो वहीं पर इन द्वीपों की स्थिति को इंडिकेट कर सकते हैं। और ये एक ज्वालामुखी चाप पर क्या हुआ? इनका निर्माण हुआ। इस तरीके से हमें बेरन द्वीप को लिखना है। नेक्स्ट है हमारा कोकोनट द्वीप। कोकोनट द्वीप जो है एक्चुअली में है ना, ये चार छोटे छोटे द्वीपों का क्या है ना? समूह है। चार छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और ये कर्नाटक के तट पर अरब सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। और कर्नाटक का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं उडुपी। उडुपी के जो मालपे समुद्र तट है, मालपे क्षेत्र है, उसी के पास ये एक स्थित एक द्वीप है। कोकोनट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती की जाती है, नारियल की, इस कारण से इसको कोकोनट द्वीप कहा जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ था जब गोंडवाना लैंड की जब हम बात करते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो जो गोंडवाना लैंड जो था ना, जिससे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन कॉन्टिनेंट का जब विकास होता है, ठीक है, तो इसी से एक और भारतीय प्रायद्वीप मतलब कि इंडियन पेनिनसुला जब अलग होता है, तो भारत का जो ये प्रायद्वीप है ये मेडागास्कर से अलग होता है। उसी क्रम में इस कोकोनट द्वीप का क्या होता है? विकास होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और इसको 1975 में इसको राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया? घोषित किया गया है।
और इसको ही सेंट मेरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है कि सेंट मेरी द्वीप क्या है, इसी को ही बोलते हैं कोकोनट द्वीप। और सबसे बड़ी बात यह है ना, जो आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, जो कि 1498 में कहाँ पर आया था, कालीकट आया था, यानी कि केरल आया था। उससे पहले ये कोकोनट द्वीप पे जा चुका था। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। तो वो कोकोनट द्वीप के रास्ते ही भारत में आया था, एंट्री की थी इन्होंने। और वर्तमान में यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। ये बहुत ही एक मनोरम प्राकृतिक स्थल है, बहुत ही शानदार क्षेत्र है कोकोनट द्वीप। अगला है हमारा केशिकाकर्षण। देखो केशिकाकर्षण की क्रियाएं क्या होती है। जिस क्षेत्र में जल निकासी की समस्या होती है, जल भराव बहुत ज़्यादा होता है, तो मिट्टी के जो हल्के तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये मिट्टी की ऊपरी परत पर आ जाते हैं, या मिट्टी की ऊपरी परत में पर इनका निक्षेपित हो जाते हैं ये। ठीक है। तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में मिट्टी की ऊपरी परत में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की परत में वृद्धि होने से को ही क्या बोलते हैं, केशिकाकर्षण कहते हैं। अब देखो, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व जब मिट्टी की ऊपरी परत में आएंगे, तो इसके कारण क्या होगा, जो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होगा, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मीन्स अब मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय या क्षारीय, तो मिट्टी होगी हमारी क्षारीय। क्या होगी, मिट्टी होगी क्षारीय। तो केशिकाकर्षण की जो प्रक्रिया है वो मिट्टी की क्षारीयता में वृद्धि करती है। क्लियर हुआ। इसी से रेह ऊसर कल्लड़ जैसी भूमियों का क्या होता है, विकास होता है। और उसी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, चौपन नाम से भी जानते हैं। और रेह और ऊसर उसको बोलते हैं पंजाब में। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, बात आई है यहाँ पर क्षारीयता की। तो मिट्टी की जो क्षारीयता है उसको कम करने के लिए मिट्टी में क्या डाला जाता है, तो उसमें डाला जाता है जिप्सम। क्या डाला जाता है, इसमें डाला जाता है जिप्सम। और जिप्सम को ही बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। अब बात आती है अम्लता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें मिलाते हैं डोलोमाइट या चूना तब मिलाएंगे जब मिट्टी में अम्लता में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से केशिकाकर्षण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा STWJS, यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम। इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझिए। क्या होता है कि चक्रवात जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो चक्रवात जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो महासागरों में ही निर्मित होंगे, और जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होंगे वो स्थल पे भी हो सकते हैं और महासागरों जलीय भाग में भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो होंगे ना शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये हमेशा दो वाताग्रों के मिलने से होते हैं। या उष्ण वाताग्र होता है, एक होता है शीत वाताग्र। तो उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब क्या होता है, सूर्य का होता है दक्षिणायन। जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो उसी के साथ में एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो होती है, उसी के साथ इसकी जो पेटी है वो भी दक्षिण की ओर खिसकती है। और भारत का जो हिमालयन क्षेत्र होता है, ये हिमालयन क्षेत्र होता है, इस हिमालयन क्षेत्र में ये क्या करती है, जाड़े के दिनों में, ये सर्दी के दिनों में दिसंबर और जनवरी में क्या करती है, वर्षा करती है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हम समझ चुके हैं कि पहला ही हमारा जो क्वेश्चन था वो जेट स्ट्रीम ही था। क्लियर है। अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये तो हो गई जेट स्ट्रीम। सबसे पहली चीज ये है ना, एक स्थायी जेट स्ट्रीम है, और जो इसका विकास होता है वो कहाँ होता है, 20 से 40 डिग्री अक्षांश पर इसका विकास होता है। और जब ये दक्षिण की ओर खिसकती है तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहाँ पर लाती है, भूमध्य सागर में जो डेवलप्ड होते हैं, क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनको इंडिया में हिमालय के दक्षिण में लाते हैं और जाड़े के दिनों में क्या कराते हैं भैया, वर्षा कराते हैं। क्लियर हुआ। दिशा इनकी होगी पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये भारतीय मानसून को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, फायदा करते हैं भारतीय मानसून के लिए ये। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहीं एंड होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वह काम किसी काम का नहीं। यानी कि मेहनत इतनी करो कि आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए और एक ही काम दिखना चाहिए आपको एक बार में, तभी वो काम सही तरीके से कंप्लीट होता है। मिलते हैं कि
किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।